वेलकम बैक। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो का पहला प्रश्न, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य हैं। पहला कार्य कह रहा है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के लिए पदों के लिए निर्वाचन करवाना। तो अगर देखें पहला कथन तो है गलत, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो लोकसभा के सदस्य हैं अपने बीच से ही चुनते हैं। इसमें निर्वाचन आयोग का कोई रोल नहीं है। अगर हम बात करें राज्यसभा के सभापति जो कि होता है उपराष्ट्रपति, इसका कार्य तो इसके निर्वाचन का कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो पहला कथन यहां पर हमें मिला गलत। दूसरा देखते हैं, नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। ये भी गलत है, क्योंकि जो नगर पालिका है और नगर निगम है इनका निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, न कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। तीसरा कह रहा है निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय। ऐसा भी नहीं है, सभी को नहीं देखता है। में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद उठता है तो वह माननीय सुप्रीम कोर्ट देखता है। नीचे दिए हुए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही सही पूछा है। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 कोई नहीं। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी कोई नहीं सही है, यहाँ पर सभी गलत हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 में इसका कार्य संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन कराना, चुनाव कराना। अब जो निर्वाचन आयोग है यह 3 सदस्यीय है, 3 सदस्यीय। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त, और जो तीनों होते हैं तीनों की शक्तियां जो हैं समान होती हैं, वेतन भी समान होता है। और इसकी नियुक्ति जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल की अगर बात करें, 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तक होता है। निर्वाचन आयोग को प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। जो यहां पर सही है वह है ऑप्शन डी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। संविधान की 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची का उल्लेख किया गया है। अगर संघ सूची की बात करें तो यहाँ पर 97 विषय थे, मूलतः मूलतः 97 विषय थे। लेकिन जो वर्तमान में विषय हैं वह हैं 100 संघ सूची में। वहीं राज्य सूची में
मूलतः 66 विषय थे और जो वर्तमान में हैं वह हैं 61। समवर्ती सूची में अगर देखें 47 मूलतः थे, लेकिन वर्तमान में 52 विषय शामिल हैं। ये जो संख्या है इसमें कम ज़्यादा होता रहता है। और ये सूचियां हैं, इनका प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वह था ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ऑप्शन केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। यह आती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ऑप्शन सी। माननीय उच्चतम न्यायालय जो क्षेत्राधिकार हैं, मूल क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, अनुच्छेद 129, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अन्य शक्तियां प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक में किया गया है। और जो यहाँ पर न्यायाधीश अगर देखें मूलतः, तो यहाँ पर मूलतः न्यायाधीश थे 8, 7 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश। और जो वर्तमान में न्यायाधीश हैं वह हैं 33 प्लस 1 34, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वह था ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधान परिषदें, राज्यों की विधान सभाएं। यह हैं राज्यों की विधानसभाएं। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में अनुच्छेद भारत का एक राष्ट्रपति होगा वह बताया गया है अनुच्छेद 52 में, 52 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर बात करें तो इसके निर्वाचन में
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक तो हो गया संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो भी सदस्य भाग ले रहे हैं वह है निर्वाचित। राज्यसभा के मनोनीत तथा विधानसभा के मनोनीत या लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है। महाभियोग अगर बात करें तो महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। और जो महाभियोग की प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर, वह है किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यों की विधानसभाएं दिल्ली व पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं महाभियोग की प्रक्रिया में। इसमें दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ये जो मनोनीत सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लिया था, वह राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो जो मनोनीत सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग नहीं है, अर्थात वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, किंतु राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होती है उसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन ए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, जिला खंड ग्राम खंड जिला और राज्य स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। जो सही है वह है ऑप्शन सी। पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय संरचना को शामिल किया गया है। ये है बी बी टी, अर्थात बी से विलेज, बी से ब्लॉक, डी से डिस्ट्रिक्ट। पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये हुआ था 1993 में, 1993 में पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई? ये हुई थी नागौर राजस्थान से। नागौर राजस्थान से 1959 में पंचायती राज के लिए एक नया संविधान भाग जोड़ा गया था, भाग
9। और अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? 11वीं। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके लिए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक प्रावधान किए गए हैं। इसमें जो कुल विषय हैं वह है 29 विषय शामिल हैं। डीपीएसपी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। इसी अनुच्छेद को लागू करने के लिए यह संविधान संशोधन हुआ था। अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। और जो पंचायत के सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है। और जो पंचायत के चुनाव की जिम्मेदारी की अगर बात करें, यह राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? कि विशेष बहुमत होना चाहिए और आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। पहला कह रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। ये नहीं होगा। यहां पर बात हो रही है 169 की, अनुच्छेद 169 की। 1 2 3 कहां पर है? ऑप्शन ए में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति की अगर बात करें, यह है इसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक नहीं है। अगर बात करें कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन से होने वाले संशोधन कौन कौन से हैं? उच्चतम तथा उच्च न्यायालय, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया, 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, और जो संविधान संशोधन होता है कैसे होता है? अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख प्रक्रिया का किया गया है। और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वह संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। और अनुच्छेद 368 भाग 20 में इसका उल्लेख है। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक की अगर बात करें, यह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में, एनी हाउस, किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। और इसको किसी मंत्री अथवा किसी अन्य सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। और इसमें अर्थात संविधान संशोधन
विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 368 के द्वारा दो तरह से संशोधन होता है। एक तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के साधारण बहुमत के माध्यम से। कि संसद का विशेष बहुमत होना चाहिए और आधे राज्यों का अनुसमर्थन होना चाहिए। कौन सा? साधारण बहुमत। तो सही ऑप्शन था यहां पर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बी, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। यहां पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है कि किसको कौन सा मंत्री पद देना है, किसको कौन सा मंत्री पद देना है। अनुच्छेद 74 में बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। वहीं अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसको नियुक्त करेगा? जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है। जो बहुमत प्राप्त दल का नेता है उसी व्यक्ति को। और एक संविधान संशोधन हुआ था, 91वां संविधान संशोधन 2003 में। 91वां संविधान संशोधन 2003 में। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया तथा यह सीमा 15% कर दी गई। इसके लिए अनुच्छेद 75 का में खंड 1 जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वह 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से अधिक नहीं होगी और जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। 1 और 2 में से कोई नहीं, 1 और 2 दोनों, केवल 1, केवल 2। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी। 1 और 2 ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52
अगर बात करें संसद की, संसद संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में किया गया है, अनुच्छेद 79 में। और संसद किससे मिलकर बनेगी? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। अब आप सोच रहे होंगे राष्ट्रपति क्यों? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, कोई भी विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा से पारित होने के बाद जब तक कानून नहीं बनता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति नहीं दे देते हैं, अर्थात उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं कर देते। इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग। तो संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। अगर देखें लोकसभा को, लोकसभा की संरचना की अगर बात करें, अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 81 में अब वर्तमान में इसमें जो सदस्य संख्या है वह 543 है, 543 है। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें की संरचना अनुच्छेद 80 में बताई गई है। वर्तमान में इसमें कुल सदस्य संख्या 245 है, 245। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो जो सदस्य संख्या है वह है 233, 233 प्लस 12, 233 प्लस 12, 245 है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पर कौन सा सही है, कौन सा गलत है। यहाँ पर जो सही होगा वह होगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकें, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव है कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, लोकसभा में, लोकसभा में। अगला कह रहा है वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ऐसा नहीं है। वे उच्च सदन में वक्तव्य दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक कह रहा है उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी मंत्री, कोई भी मंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे तो राज्यसभा का, चाहे तो लोकसभा का, चाहे तो लोकसभा का। यदि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है, नहीं है, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर उसे किसी न किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
तो मंत्री जो है वह किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यदि ऐसा कोई व्यक्ति मंत्री नियुक्त किया जाता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 माह तक मंत्री बना रह सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। चौथा है गलत, तीसरा भी है गलत। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, दूसरा सही है। इनमें से कौन कौन से कथन सही? 1 और 2 सही है। 1 और 2 सही है। अगर बात करें महान्यायवादी की, इनके लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और महान्यायवादी के पद के लिए वेतन का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा तय किया पारिश्रमिक प्राप्त होता है। और महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 76 में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? ऑप्शन ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादरा और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो यहां पर हमसे जो पूछा है वह पूछा है गलत। कौन सा एक गलत है? जो गलत है वह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यह फ्रांसीसी औपनिवेशिक के अंतर्गत नहीं बल्कि पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। और इसको 1961 में 11 अगस्त 1961 को भारत में शामिल किया गया। वहीं अगर गोवा को देखें, गोवा को 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा एक संघ राज्य पहले बनाया गया, बाद में 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ पर जो गलत है वह है ऑप्शन डी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351। यहां पर कर लेते हैं एक जगह 352। अनुच्छेद 349। यहां पर सही ऑप्शन जो हमसे पूछा जाए वह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 349 में
भाषा से संबंधित कुछ विधियां बनाने की शक्ति। प्रश्न नंबर 14, भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। ऑप्शंस हैं अपनी पहल पर, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। और यह कहाँ पर है उल्लिखित है? कानून के तथ्य में राष्ट्रपति को परामर्श देना, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में, अनुच्छेद 143 में। और ये माननीय उच्चतम न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध है। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। तो यहाँ पर जो सही है वह है ऑप्शन डी, अनुसूची 4। अनुसूची 4, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 5 में, सूचीबद्ध भाषाएं अनुच्छेद 8 में, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण कहां पर बताया गया है? 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में इस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पहली। वहीं अगर दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। तीसरी सूची में शपथ का उल्लेख किया गया है। पांचवी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध। प्रश्न नंबर 17, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शंस हैं 51, 48 का, 43 का, 41। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। अगर देखें 48 का, इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात की गई है। 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की गई है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 39 का 39, 43 से 48 से जोड़े गए। वहीं 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया। इसमें पहले था 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का बंद करेगा, जिसे 3 से 6 वर्ष तक की बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष बंद की बात की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख कहां पर किया गया है? 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। और इनकी जो प्रकृति है वह कैसी है? गैर न्यायोचित।
इसका प्रावधान संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान लिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शंस हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समता, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर बात करें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 तक में 25 से 28 तक में 25 से 28 तक में किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। वहीं संवैधानिक उपचार का अधिकार की बात अनुच्छेद 32 में की गई है। अगर संपत्ति का अधिकार देखें तो वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार है, पहले मूल अधिकार हुआ करता था। इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा एक लीगल राइट बना दिया गया और इस संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में सरकार थी जनता दल की और इस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और ये कहां पर है वर्तमान में संपत्ति का अधिकार? अनुच्छेद 300A में, अनुच्छेद 300A में भाग 12 में एक विधिक अधिकार के रूप में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के हनन पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और इसके लिए एक व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 226 अनुच्छेद 226 के तहत वह उच्च न्यायालय जा सकता है। लेकिन दोनों में एक अंतर है कि माननीय उच्चतम न्यायालय है वह केवल मूल अधिकारों के लिए ही रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय मूल अधिकारों तथा कानूनी अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति रखता है। अब जो उच्च न्यायालय है वह अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही रिट जारी करने की शक्ति रखता है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट समस्त भारत में रिट जारी करने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 39वां, 40वां, 42वां, 44वां। जो 39वां संविधान संशोधन हुआ था यह हुआ था 1975 में। 1975 में इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसे लघु संविधान का दर्जा भी दिया गया है, अर्थात मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन को। इसके द्वारा संविधान के बड़े भाग में संशोधन किया गया। तो यहाँ पर जो हमसे पूछा है उसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन डी, 44वां। 44वां संविधान संशोधन
हुआ था 1978 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर अनुमति देना बाध्यकारी बना दिया, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा कोई भी मामला पुनर्विचार किए जाने का प्रावधान किया गया। तो अब क्या है वर्तमान में कि जो यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है अनुमति के लिए, तो राष्ट्रपति एक बार मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति को वापस जब आता है अनुमति देना होता है। 20वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। बिल्कुल सही कह रहा है कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। दूसरा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दूसरा हो गया है गलत। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकता है। पर तीसरा है सही। उपयुक्त में से कौन सा से सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, एक और तीन। और ऑप्शन है ऑप्शन डी सही, एक और तीन। संविधान संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में विधेयक पूरा स्थापित करके किया जा सकता है। इसको मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है। इसमें ज्वाइंट सेशन का प्रावधान, इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों में अलग अलग पारित कराना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,